सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल के करीबी और आप सांसद संजय सिंह, जो कि शराब घोटाले में जेल में बंद थे, अब जमानत पर बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि आज वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हां, ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसके मुताबिक संजय सिंह आज बड़ा खुलासा करेंगे और ये खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जो कि आज सुबह 10 बजे होनी है। और इतना तो तय माना जा रहा है कि संजय सिंह बीजेपी को लेकर ही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलते हैं। तो देखिए, 6 महीने के बाद संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं और जब से वो जमानत पर बाहर आए हैं तब से वो बीजेपी पर हमलावर हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और खास बातचीत के दौरान भी चुन चुनकर उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किए और कटाक्ष किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है बातचीत में, देखते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये गलतफहमी हो या भाजपाइयों को ये गलतफहमी हो कि जेल में डालने से हमारा जज्बा कमजोर होगा, तो ये गलतफहमी उनको अपने मन से दूर कर लेनी चाहिए। देश की सबसे महाभ्रष्ट बेईमान पार्टी अगर कोई है आज की तारीख में, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिंदुस्तान के एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। नैतिकता की बात आप हमसे कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो फर्जी मुकदमे में, फिर कहो इस्तीफा दो। भाजपा क्या चिल्ला रहे हैं चौराहे पर, उससे हमें क्या लेना देना है, आप बताइए ना। तानाशाहों की पार्टी हम लोगों को निर्देश आदेश देंगे, जो भी निर्देश अरविंद केजरीवाल जी का होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट हैं, वहां पर उनको जिताने के लिए काम करेंगे। जहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, वहां उनको जिताने के लिए काम करेंगे। और अब बात लोकसभा के रण में पीएम मोदी के भीषण प्रचार की। आज से पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार शुरू होने वाला है, नया राउंड शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन में 8 राज्यों में तूफानी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के चूरू में रैली करेंगे। 10 अप्रैल तक 8 राज्यों में प्रचार करेंगे। राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैलियां करेंगे। एमपी, बिहार, बंगाल में भी कैंपेन करने वाले हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो मिशन 400 को पार करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार जोर लगा रहे हैं और देखिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से वहां पर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन साथ ही साथ जब वो आज राजस्थान में होंगे तो वहां के सियासी हलचल पर बात करेंगे, विरोधियों पर किस तरीके से जमकर प्रहार करेंगे, इस पर एबीपी की निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार अभियान के तहत राजस्थान में होंगे, चूरू में रैली करेंगे, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे और विपक्ष पर बरसेंगे। 3 दिन में प्रधानमंत्री दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। 2 अप्रैल को कोटपुतली में गरजे थे। प्रधानमंत्री मोदी कल भी राजस्थान में होंगे, अजमेर में कैंपेन करेंगे। कल प्रधानमंत्री यूपी भी जाएंगे, सहारनपुर में रैली होगी, कैराना में रोड शो करेंगे। 7 अप्रैल को बिहार के नवादा और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जाएंगे। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर में होंगे। 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत, एमपी के बालाघाट जाएंगे और उसी दिन तमिलनाडु भी जाएंगे, चेन्नई में रोड शो होगा। 10 अप्रैल को तमिलनाडु की कोयम्बटूर, वेल्लोर और धर्मपुरी में रैली करेंगे। उसी दिन महाराष्ट्र जाएंगे और रामटेक सीट पर प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर गए हैं। जेपी नड्डा उत्तराखंड में हुंकार भरने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो हरिद्वार में होंगे। सुबह 10:50 पर वो हरिद्वार में माया देवी मंदिर जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे। दोपहर 12:20 पर जेपी नड्डा हरिद्वार में आर्यन नगर से लेकर ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो करेंगे। दोपहर 1:20 पर वो ऋषिकुल विश्वविद्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। कल यानी गुरुवार को नड्डा ने पिथौरागढ़, विकासनगर और देहरादून का दौरा किया। विरोधियों पर जमकर बरसे। ये जो इंडी अलायंस है ना, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन किस बात का गठबंधन है? इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा। ये सारे नेता या तो जेल पर हैं या जेल में, कोई बात नहीं। ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, भ्रष्टाचारियों का।
प्रचार का दौर आज यूपी में भी दिखाई देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:10 पर बागपत में और दोपहर 2:10 पर अलीगढ़ में रैली करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी में होंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे। देखिए, एक तरफ लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस अपना पिटारा खोलने जा रही है। बड़ी खबर घोषणा पत्र को लेकर है। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों से संवाद करके निकला एक वो रोड मैप है जिस पर चलकर देशवासी तरक्की की असली सीढ़ियां चढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में जारी करेंगे। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय के तहत समाज के हर तबके पर फोकस होगा। 5 न्याय और 25 गारंटी के तहत कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनमें युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड की अप्रेंटिसशिप, जाति जनगणना कराना और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करना। किसानों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग का गठन। मजदूरों के लिए 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करना और हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने समेत कई वादे किए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से आज घोषणा पत्र एक तरफ जारी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, आज हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस अब तक 13 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच एक बड़ा बयान आया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि लोग मुझे संसद में देखना चाहते हैं। चुनाव आते ही मुझे बीजेपी टारगेट करती है। लोग चाहते हैं कि इसका जवाब मैं संसद के भीतर दूं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल को बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन अब वहीं से रॉबर्ट वाड्रा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जरूर लगता है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कि उनको उनके क्षेत्र से आए और उनको ये महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ सांसद बनाने के लिए वो चाहते हैं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए और उनके साथ भाग ले और वो भारी बहुमत से जिताएंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, उसके बाद से सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने सियासत में एंट्री के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। कहा, अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, कभी भी प्रूव कुछ हो नहीं पाया उसमें। लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात जो सफाई करने की बात होती है वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे, तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा न तो सियासी गलियारों के लिए नए व्यक्ति हैं और ना ही उनकी रणनीतियां किसी से छुपी हुई हैं। अगर रायबरेली अमेठी के लिए देखें तो डायरेक्ट वो नहीं बोलते, लेकिन उनकी रणनीतियों पर कांग्रेस काम करती हुई दिखाई देती है। एबीपी न्यूज से बातचीत में जब उन्होंने बहुत सारी बातें कही, संसद के भीतर आने की प्रतिक्रिया दी, तो अब उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कुछ और नेताओं का कहना है रॉबर्ट वाड्रा की बात पर, ये सुन लेते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जैसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने के संकेत दिए, वैसे ही दिल्ली से लेकर अमेठी तक सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने प्रहार किया तो कांग्रेस नेताओं ने भी जवाब देने में देर नहीं की। पार्टी को तय करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पराकाष्ठा पर काम कर रही है। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना
और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा। अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक घातक है। फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, CWC को करना है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर हो। ये तो अपने आप में सच है कि वर्तमान सांसद से अमेठी के लोग बहुत तंग हैं, सुल्तानपुर के लोग बहुत तंग हैं और पूरी तरीके से उनके झूठ, छल, कपट, प्रपंच के ऊपर बहुत गुस्से में हैं, उनके विश्वासघात से गुस्से में हैं। पहले चरण के मतदान में अब महज 14 दिन का वक्त बचा है। पार्टियां चुनावी महाभारत में अपना सब कुछ झोंक रही हैं, लेकिन कांग्रेस की परेशानी अलग है। हर रोज कांग्रेस का कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है। जो पार्टी में है वो भी बेमन से चुनाव में जुटे हुए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार तय किया, लेकिन जिसका नाम तय हुआ उसने पर्चा ही नहीं भरा। आनन फानन में दूसरे नेता से नामांकन कराया गया। सवाल ये कि ऐसे रणछोड़ नेताओं के सहारे कैसे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करेगी। से मिला है तो उसका नाम आया। कार्यकर्ताओं के सहयोग से, एक गरीब के सहयोग से, एक 36 कौम के सहयोग से डूंगरपुर संसदीय डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट हम 100% जीतेंगे। नामांकन के साथ ही जीत का दावा, सियासत की यही रवायत है। लेकिन यहाँ बात कुछ खास है। जिस सीट से जीत का दावा किया जा रहा है वो सीट है राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट। बेशक कांग्रेस के नेता जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन को लेकर जो ड्रामा हुआ उसे देखकर कांग्रेस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। ये अर्जुन बामनिया है, बांसवाड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से अर्जुन बामनिया को ही प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। दिल्ली से सीधा सिंबल भेजा गया, लेकिन आखिर तक बामनिया ने पर्चा नहीं भरा। तब अरविंद डामोर का नामांकन कराया गया। कोई त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं होगा, हम 100% जीतेंगे। कोई कह रहे थे कि कांग्रेस भाग गई हमसे डरकर, कांग्रेस गायब हो गई। कांग्रेस गायब नहीं हुई है। कांग्रेस तो महासमुद्र है, प्रशांत सागर है। कांग्रेस कभी खत्म होने वाले नहीं है। बांसवाड़ा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने यहाँ कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालविया को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हैं। अब कांग्रेस के अरविंद डामोर भी मैदान में हैं। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन की चर्चा थी। कांग्रेस ने जब अर्जुन बामनिया को उम्मीदवार घोषित किया, तब राजकुमार रोत ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस से समर्थन भी मांगा, लेकिन न तो बामनिया ने पर्चा भरा और न ही गठबंधन हुआ। दरअसल बामनिया के पर्चा नहीं भरने के पीछे भी कांग्रेसियों की आपसी अदावत है। सूत्रों के मुताबिक बामनिया इस सीट पर बीएपी के साथ गठबंधन चाहते थे। बामनिया के बेटे बीएपी उम्मीदवार के नामांकन के समय उनके साथ थे, लेकिन गठबंधन की बात नहीं बनी और कांग्रेस ने अर्जुन बामनिया को ही उम्मीदवार बना दिया, तो बामनिया पीछे हट गए। अब वो युवा नेतृत्व को मौका देने की बात कह रहे हैं। मेरा नाम चले युवाओं के नाम से, मेरी उम्र होगी 60 साल। युवाओं के नाम से भाई अरविंद आया आगे, काफी समय से संघर्ष कर रहा है, सब नेताओं से मिला है तो उसका नाम आया। हमने उसकी नॉमिनेशन करा के उम्मीदवार घोषित कर दिया। राजस्थान में बामनिया पहले कांग्रेस नेता नहीं है जिन्होंने ऐन मौके पर रण छोड़ दिया हो। इससे पहले राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए सुदर्शन रावत ने टिकट वापस कर दिया। विवाद के बाद जयपुर के उम्मीदवार सुनील शर्मा ने भी टिकट लौटा दिया था। जयपुर से उम्मीदवार बनाए गए प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। झुंझुनू से उम्मीदवार बनाए गए ब्रजेंद्र दोला ने भी मजबूरी में चुनाव लड़ने की बात कही। भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाए गए सीपी जोशी भी बेमन से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। राजस्थान में कांग्रेस ने सीकर सीट सीपीएम के लिए और नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ी है। बाकी 23 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है उससे राजस्थान में नामांकन को लेकर प्रत्याशी की तलाश हो रही है। ठीक उसी वक्त मीडिया में कांग्रेस का चेहरा रहे गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो रहे थे। कभी कांग्रेस के मन से बीजेपी पर वार करने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पर ही निशाना साधा। कई चीजें अननेगोशिएबल होती है जिसके अंदर कोई किसी तरह की मिलावट स्वीकार्य नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण, अर्थव्यवस्था, रोजगार और धर्म की रक्षा, इन चारों में अगर आयोटा भी प्रॉब्लम आई तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ वहां पर नहीं रहे। पार्टी के लोगों को मैंने अवगत कराया। सनातन के ऊपर डीएमके गाली देता और आप यहाँ मौन स्वीकृति देते हो, ये गलत है, ये अवगत कराया। सिर्फ गौरव वल्लभ ही नहीं, पिछले चंद दिनों में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार के नेता अनिल शर्मा, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद नवीन जिंदल, पंजाब से रवनीत सिंह बिड, गुजरात से अर्जुन मोढवाडिया, मुंबई से मिलिंद देवड़ा जैसे नेता कांग्रेस को टाटा कर चुके हैं।
आप याद करें, जब कोई नौका डूबने लगती है तो उसमें जितने भी सवार लोग होते हैं जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। जिस रफ्तार से कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे साफ है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और जिन्हें टिकट मिला है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। केजरीवाल जेल से ही अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए संदेश भी भेज रहे हैं। सुनीता वीडियो मैसेज के जरिए केजरीवाल का मैसेज लोगों तक पहुंचा रही हैं और इसी बीच सुनीता केजरीवाल का नया वीडियो मैसेज सामने आने के बाद विवाद भी शुरू हो चुका है। विवाद की वजह है वीडियो में शहीद भगत सिंह और बाबा साहब आंबेडकर के साथ केजरीवाल की फोटो। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल। जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल ने एक और वीडियो मैसेज जारी किया। कुल 1 मिनट के वीडियो मैसेज में सुनीता ने क्या कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो मैसेज का हर फ्रेम ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल के पीछे एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर है, दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और सुनीता के ठीक पीछे फ्रेम के बीच में सलाखों के बीच कैद केजरीवाल की तस्वीर है। अब सुनीता केजरीवाल का चंद दिन पुराना वीडियो देखिए। वीडियो में लोकेशन वही है, फ्रेम में एक तरफ शहीद आजम और दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर। इस वीडियो में केजरीवाल की फोटो नहीं है। दोनों वीडियो में चंद दिन का फर्क है, लेकिन दोनों वीडियो की मैसेजिंग में बड़ा फर्क है और इसी फर्क को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल का दर्जा शहीद आजम और बाबा साहब के बराबर हो गया है? क्या केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह और BR अम्बेडकर के साथ लगाना इन महापुरुषों का अपमान नहीं है? लेकिन हमें आपत्ति है उन महापुरुषों के बीच में ऐसे व्यक्ति को जो जेल के अंदर हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हो, उनके साथ आप अपनी तस्वीर लगाएंगे। हम मांग करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इस चीज का कॉग्निजेंस लें, क्योंकि वो जो कुर्सी है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल जी उस कुर्सी पे बैठ के संदेश दे रही हैं, ये तो वो देखना चाहिए। सवाल सिर्फ तस्वीरों को लेकर नहीं है, सवाल और भी हैं। सवाल ये कि आखिर जिस कुर्सी पर बैठकर कभी केजरीवाल संदेश जारी करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल क्यों संदेश जारी कर रही हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, सुनीता केजरीवाल कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, सुनीता केजरीवाल पार्टी में भी किसी पद पर नहीं है। इन सवालों के साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर केजरीवाल की तस्वीर और कुर्सी के जरिए क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनीता केजरीवाल कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूँ, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और केजरीवाल के बीच संपर्क सूत्र सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही बनी हुई है। जेल में कैद केजरीवाल अपना हर संदेश सुनीता के जरिए ही भेज रहे हैं। केजरीवाल मुलाकात के लिए 10 लोगों का नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 नाम दिए। कई विभागों की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम मुलाकातियों की लिस्ट में नहीं है। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय का नाम भी लिस्ट में नहीं है। आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं? क्या केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं? पार्टी का जो निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। केजरीवाल जी का जो निर्देश होगा हम लोगों के लिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। हमारा मकसद है जेल का जवाब वोट से दो, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। और इसलिए जो भी निर्देश अरविंद केजरीवाल जी का होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इन सवालों को आम आदमी पार्टी के नेता बेबुनियाद बताते हैं। सिर्फ ये सवाल ही नहीं, भगत सिंह और अम्बेडकर के साथ केजरीवाल की फोटो में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को कुछ आपत्तिजनक नहीं दिखता। भगत सिंह और अम्बेडकर के साथ केजरीवाल की फोटो को जस्टिफाई करने के लिए आप नेता अपनी सियासी लड़ाई की तुलना ही स्वतंत्रता संग्राम से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने
झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया है। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के प्रतीक है। उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है, इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। फिलहाल चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी के नेताओं की कोशिश पूरी तरह केजरीवाल के साथ दिखने की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल आप नेताओं की नजर कानूनी लड़ाई पर है। अगर कानूनी लड़ाई में फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं दिखता तो जाहिर है सुनीता केजरीवाल को तब आगे किया जा सकता है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से बड़ी खबर मिल रही है। रुस्तम पोस्ट में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है, एक आतंकी मारा गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी जिसे नाकाम कर दिया है सेना ने, और इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है और इसमें एक आतंकी मार गिराया गया है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल इलाके में किया जा रहा है। रुस्तम पोस्ट में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी इन आतंकियों की तरफ से, जिसे सेना की तरफ से नाकाम किया गया है।